दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसमें आज हम अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। अंजीरों में दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, या विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी ने इस बार जो परीक्षा होगी बीपीएससी का, उसमें 5 विकल्प दिए जाएंगे आपको। तो 5 विकल्प दिए जाएंगे, इसलिए अब आप लोग 5 विकल्प वाली तैयारी करिए, ठीक। तो अब डेली हमारे चैनल पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आज के पहले प्रश्न का बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आज के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कहाँ पे हुआ था? मेहरगढ़ से हुआ था। कहाँ पे? मेहरगढ़ से। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। तो मेहरगढ़ से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने और निश्चित तौर पर 1400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। जो 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? विकल्प ए पूरा पाषाण काल, विकल्प बी नव पाषाण काल, विकल्प सी ताम्र पाषाण युग, विकल्प डी लौह युग। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण युग में ना। कैल्कोलिथिक युग कहाँ किसको कहा जाता है? बताइए। हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ? विकल्प ए लाल, विकल्प बी नीला हरा, विकल्प सी पांडु, विकल्प डी नीला। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा कलर मिला था? रेड कलर मिला था ना, लाल कलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में पड़ेगा। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा ना। सही विकल्प डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का जो निर्धारण होता है वह पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता था। तो भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। और सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विकल्प ए पक्की ईंट से बनी इमारत, विकल्प बी प्रथम असली मेहराब, विकल्प सी पूजा स्थल, विकल्प डी कला और वास्तुकला, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत होती थी। महत्वपूर्ण विषय क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताओं में थी, नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की होती थी, जिसे जिप्सम या मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
सिकंदरिया, लोथल या महासानागढ़ या नागपट्टनम। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, लोथल। तो हड़प्पई नगर जो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा या राखीगढ़ी या विकल्प बी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा? अभी ऊपर हमने बात ही की थी ना, हड़प्पा लोकल स्थल गुजरात अहमदाबाद जिले में है, तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा ना, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अभी ऊपर प्रश्न में हमने बात किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेरकोटा का हल प्राप्त हुआ? विकल्प ए धौलावीरा, विकल्प बी बनावली, विकल्प सी कालीबंगा, विकल्प डी लोथल, विकल्प बी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बनावली, क्योंकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो निम्नलिखित में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? विकल्प ए कालीबंगा, विकल्प बी धौलावीरा, विकल्प सी मोहनजोदड़ो, विकल्प डी लोथल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, विकल्प ए। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट एक स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? विकल्प ए आर.डी. बनर्जी, विकल्प बी के.एन. दीक्षित, विकल्प सी एम.एस. वत्स, विकल्प डी बी.ए. स्मिथ। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.एस. स्मिथ हो जाएगा, बी.ए. स्मिथ, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ तो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। विकल्प बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। विकल्प सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है। विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी कावेरी, विकल्प डी परुसणी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो कहाँ पे लड़ा गया था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परुसणी में लड़ा गया था। तो यहाँ पे जो दशराग युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, इसमें परुसी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास के 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन, हनु, धु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो बताइए आप लोग कौन सा मंडल ऋग्वेद को सोम को समर्पित करता है। तो कौन सा मंडल हो जाएगा? 9वां मंडल हो जाएगा। 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वो सोम को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को कुछ जानकारी और होनी चाहिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था।
जिसे मूर्जवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनकी हाथी को, विकल्प बी उर्वशी एवं स्वर्ग को, विकल्प सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, विकल्प डी सोम और स्पेय का नामांकित देवता को। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो किसको समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सोम और स्पेय पर नामांकित देवता पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, या ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में? बताइए। तो कहाँ पे गायत्री मंत्र कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने प्रमाण और सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प ए योग, विकल्प बी न्याय, विकल्प सी सांख्य, विकल्प डी वैशेषिक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वैशेषिक में हुआ था। कहाँ पे? वैशेषिक में। चलिए अगला बिंदु हम देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी प्री 1997 में, उसके बाद बीपीएससी फिर 53-55 में बीपीएससी, मतलब 4 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी ने प्रश्न को 4 बार। बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मगध में, या कुंडग्राम में? इस प्रश्न तो ये तो ईजी प्रश्न है, इसको कोई भी बता सकता है। तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली के निकट, लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता तिसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नरदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में उद्धृत हुआ था। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रसारकों ने भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया था, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व से उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी को महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। वहीं एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। चलिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर में, सांची में, या पावापुरी में, या समस्तीपुर में? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली थे, कि योसुद थे, कि विपिन थे, कि प्रभास थे? बताइए आप लोग। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर कौन थे बताइए आप लोग? जमाली थे। विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 14 पूर्व हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? बताइए आप लोग इसका सही आंसर। लुम्बिनी में किया था, कि सारनाथ में किया था, पाटलिपुत्र में, कि वैशाली में? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में किया था। विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? विकल्प ए लुम्बिनी में, विकल्प बी बोध गया में, विकल्प सी कुशीनगर में, विकल्प डी कपिलवस्तु में? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इसका सही आंसर कुशीनगर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, विकल्प बी हिंदू, विकल्प सी पारसी, विकल्प डी बौद्ध, विकल्प ई उपयोग में से एक से अधिक है, उपयोग में से कोई नहीं? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। विकल्प डी बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है?
बताइए आप लोग, बौद्ध धर्म से है कि हिंदू धर्म से है कि जैन धर्म से है कि ईसाई धर्म से है? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। कहाँ से? जैन धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? विकल्प ए अहिंसा, विकल्प बी वेदों के प्रति उदासीनता, विकल्प सी आत्मदमन, विकल्प डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? सब बीपीएससी के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न बीपीएससी इस बार टीचिंग लाइन में भी पूछ सकता है, क्योंकि पेपर को हार्ड जरूर बनाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। और आज तो आपको ऐसे मिल रहा है, कल से आपको बढ़िया पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। 30 क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छी क्लास लगेगी। आज तो पहली क्लास थी बीपीएससी की, तो आज मैनेज कर लीजिए आप, कल से आपको हम पीपीटी पे पढ़ाएंगे। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वहीं वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष के 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं, यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित हो, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी को बताया गया है। तत्वों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? विकल्प ए आजीविकों ने, विकल्प बी थारुओं ने, विकल्प सी जैनों ने, विकल्प डी तांत्रिकों ने। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीविकों ने किया था। कौन? आजीविकों ने। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय से बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए हैं। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए आप लोग। विकल्प ए आनंद, विकल्प बी राहुल भद्र, विकल्प सी मखली गोसाल, विकल्प डी उबाली। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, मखली गोसाल हैं। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन थे कि अशोक थे कि बिंबिसार थे कि महापद्मनंद थे? बताइए। महापद्मनंद थे। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए उदयन थे। कौन? उदयन थे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उदयन द्वारा किया गया था। तो हर्यक वंशी शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। उसने राजगृहों से इसी नवस्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हिस्ट्री के। कल से आपको बढ़िया क्लासेज पीपीटी के माध्यम से मिलेंगी। आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, कल से बढ़िया हम आपको पीपीटी के माध्यम से चित्रात्मक ढंग से क्लास ली जाएगी। तो कल से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट एवं बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती हैं। तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक दी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और डेली क्लासेज की नोट्स डेली आपको क्लास के बाद प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। कल आपको पीपीटी के माध्यम से
बढ़िया क्लासेज मिलेंगी देखने को, टाइप करके हम लाएंगे पीपीटी को। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।